राम राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे पिछले वीडियो में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? भूखी बिल्ली पे। और उद्दीपक के रूप में उन्होंने क्या रखा था? मांस का टुकड़ा। ध्यान रखना है, उद्दीपक के रूप में क्या रखा था उन्होंने? मांस का टुकड़ा। फिर जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अलग अलग नामों से इस सिद्धांत को क्यों जाना जाता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग नामों से जो है इनके सिद्धांत को इसलिए जाना जाता है कि जो ये बिल्ली है वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करती है और अलग अलग प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की वो कोशिश करती है। जैसे ये बिल्ली यहाँ से हाथ निकाल रही है, यहाँ से पंजा मार रही है, कभी यहाँ से पंजा मारती है, कभी यहाँ से पंजा मारती है, और इस जो अपना लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है इसका? मांस के टुकड़े को प्राप्त करना। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग प्रकार के प्रयत्न करती है। अब उन प्रयत्नों में उससे कुछ त्रुटियां भी हो जाती है। त्रुटियां तो हो ही रही है, क्योंकि वो गलत प्रकार से इस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। तो जब प्रयत्न तो कर रही है लेकिन गलत प्रकार से कर रही है, तो इस सिद्धांत को जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट ये है कि इस सिद्धांत को जो है सीखने जो संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो संयोजनवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये बिल्ली जो लास्ट में अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, तो वो बहुत सारी क्रियाएं करके प्राप्त करती है, बहुत सारी वो अनुक्रियाएं करती है। इधर जंपिंग लगाती है, इधर जंपिंग लगाती है, कभी कहाँ जाती है, कभी कहाँ जाती है। तो इतने क्रियाओं के बीच में से जब फिर एकदम से अचानक उसका जो पैर है लीवर पे पड़ता है, और लीवर पे पड़ते ही जो गेट है वो खुलता है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो अचानक प्राप्त करती है ना, संयोजनवश उसका जो पैर है उस ट्रिगर पर पड़ा, उस बटन पे पड़ा और वो गेट खुला। तो जानबूझकर नहीं हुआ, सब कुछ अचानक ही हुआ। तो ऐसे वो करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, इसलिए इसे संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और आवृत्ति का सिद्धांत क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये अपनी क्रियाओं की बार बार आवृत्ति दोहरा रही है, तो इसलिए इसे आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट ये है कि जो चयन एवं संबंध का सिद्धांत इसे क्यों कहते हैं? तो चयन का ये है कि ये बहुत सारी क्रियाएं करती है, बहुत सारी क्रियाएं करती है। इन बहुत सारी क्रियाओं में फिर लास्ट में जो है वो एक सही क्रिया का चयन कर लेती है कि यहाँ पे ये ट्रिगर है, इसको दबाना है, इसको दबाने से ये गेट खुलेगा और ये जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। लक्ष्य क्या है इसका? ये मांस का टुकड़ा प्राप्त करना, इसको वो प्राप्त कर लेगी। तो बहुत सारी क्रियाओं में से कुछ एक क्रिया का चयन करना, तो इसलिए इसे चयन एवं संबंध का सिद्धांत कहते हैं। संबंध किससे स्थापित हो गया इसका? इस मांस के टुकड़े से, तो इसलिए इसे चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है बिल्ली जो है अलग अलग इसमें एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो एसआर थ्योरी क्यों कहते हैं? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तो उद्दीपक को देख के जो है बिल्ली अनुक्रिया कर रही है। किसको देख के अनुक्रिया कर रही है? उद्दीपक को देख के अनुक्रिया कर रही है, तो इसलिए इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं। तो जहाँ पे उद्दीपक को देख के अनुक्रिया होती है वहाँ पे स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी जो है उस सिद्धांत का निर्माण होता है।
फिर इसको संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहते हैं? देखो, थॉर्नडाइक ने जो सीखने की परिभाषा दी है उसमें भी उन्होंने कहा है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में जब संबंध स्थापित होता है तो उसे सीखना कहते हैं। तो बिल्ली जो है उसका संबंध उसकी जो भूख है उसको उत्तेजित कर रही है किस उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें उत्तेजना जागृत हो रही है, इसलिए इसे उत्तेजना। और फिर जो है प्रतिक्रिया, उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की वो प्रतिक्रियाएं कर रही है, तो इसलिए इसे जो थॉर्नडाइक है उन्होंने उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित करने को ही सीखना कहा है। फिर इसको बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी। तो बॉन्ड थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि मांस के टुकड़े के बीच में और बिल्ली के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, तो इसलिए इसे बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो ये अलग अलग जो नाम हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए हैं, तो आपको बताना है थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम बताए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रमुख नियम कितने बताए हैं, तो प्रमुख नियम आपको बताने हैं, ये तीनों प्रमुख नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं। और गौण नियम कितने बताए हैं, तो गौण नियम ये 5 गौण नियम उन्होंने बताए हैं। इनके बारे में अपन अध्ययन पिछले वीडियो में अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो ये जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि कुल कितने नियम बताए हैं, तो कितने बताओगे? 8। और प्रमुख नियम कितने बताए हैं, तो आप कितने बताओगे? 3। और गौण नियम कितने बताए हैं, तो आपको बताने हैं 5। तो इस प्रकार ये जो है सिद्धांत आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, वो क्वेश्चंस आपको देखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज़ और जो हमने जो है इस सिद्धांत के दौरान सीखी है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो उभरकर इस सिद्धांत में आए हैं। जैसे पहला है चालक। तो चालक क्या होता है? चालक वो होता है जिसको देखकर कोई इंसान क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, तो उसको कहते हैं चालक, यानी ड्राइव। फिर लक्ष्य क्या है? बिल्ली का लक्ष्य था उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करना, और वो उसकी आवश्यकता थी। आवश्यकता क्यों थी? जब हमारी कोई आवश्यकता होती है तभी हम कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? भूख जो है, बिल्ली की आवश्यकता है कि उस भूख को मिटाने के लिए मुझे वो मांस का टुकड़ा प्राप्त करना है। तो उसका लक्ष्य क्या था? मांस का टुकड़ा प्राप्त करना। तो आपका लक्ष्य क्या है? जैसे आपको रीट फाइट करना है और टीचर बनना है, फिलहाल आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, तो आपका लक्ष्य है रीट फाइट करना और टीचर बनना। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हो। आप गाइड्स लाते हो पढ़ने के लिए, आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, या फिर घर पे रह के आप जो है स्टडी करते हो। तो ऐसे आप अनेक प्रकार की क्रियाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। फिर अवरोध। तो अवरोध, जैसे बिल्ली के मार्ग में अवरोध क्या था? वो सलाखें, जिसमें उस पजल्ड बॉक्स की जो सलाखें थी वो थी बिल्ली के मार्ग में अवरोध। तो ऐसे ही आपके मार्ग में भी, आपके लक्ष्य के मार्ग में, प्राप्त करने के मार्ग में भी कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे पैसों की कमी हो, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हो, किताबों की कमी हो, कोई अच्छी तरह गाइड करने वाला नहीं है। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं वो आपके मार्ग में आ सकती है। मान लो एग्ज़ाम के टाइम में आप बीमार हो जाओ, तो ऐसे कई बाधाएं हैं जो आपके भी मार्ग में आ सकती है। तो ऐसे ही बिल्ली के मार्ग में जो बाधा थी वो उसकी सलाखें थी, जिनके कारण वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर नेक्स्ट है अनियमित अनुक्रिया। तो बिल्ली जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनियमित क्रियाएं करती है। अनियमित क्रियाएं मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रही है। वो लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए कभी इधर कूदती है, कभी इधर उधर कूदती है। वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की जो है क्रियाएं वो जारी रखती है। तो वो अनियमित क्रियाएं कि जिनके आधार पे ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि जो है लक्ष्य हमारा वो
प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं और उनके आधार पे हम कह नहीं सकते कि जैसे हमने गाइड्स ले ली, बहुत सारी ले ली, तो उसके आधार और उनको पढ़ भी लिया, तो पर ये नहीं कह सकते ना कि उसके आधार पे हम रीड फाइट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम भी अनेक प्रकार की अनियमित क्रियाएं करते हैं जिनके आधार पे हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट है संयोगवश सफलता। तो बिल्ली को जो सफलता मिली वो संयोगवश मिली, जानबूझकर थोड़ी मिली, उसने अपने बुद्धि का प्रयोग थोड़ी किया है इसमें, वो उसने सिर्फ शारीरिक क्रियाएं की है। इधर कूदा, इधर जंप लगाई, इधर जंप लगाई, इधर से पंजा निकाला, उधर से पंजा निकाला, अलग अलग तरीके से वो उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रही है। तो संयोगवश उसका जो है पैर ट्रिगर पर पड़ता है और संयोगवश वो जो दरवाज़ा है वो खुलता है। तो इसमें उसने अपनी बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं किया, तो इसलिए इसके यांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सूझ का कोई महत्व नहीं है, बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है कि सही अनुक्रिया का चयन। अब इतनी सारी अनुक्रियाएं की बिल्ली ने, इधर कितनी अनुक्रियाओं के बीच में से उसने एक सही अनुक्रिया का जो है वो चयन कर लिया कि यहाँ पे ट्रिगर है, इस पे पैर रखना है और ये पैर रखते ही जो है गेट खुल जाएगा। तो इतनी बहुत सारी क्रियाओं में से उसने एक क्रिया का चयन किया, तो इसलिए इसे जो है सही अनुक्रिया का चयन जो है कहा गया। सही अनुक्रियाओं के चयन का जो सिद्धांत है वो भी इसे कहा जाता है। और फिर सही अनुक्रिया का चयन करने के बाद फिर जब उसको वापस बंद किया गया तो उसको पता चल गया कि यहाँ पे बटन है और इस पे पैर रखते ही जो है ये गेट खुलेगा। तो उसकी बार बार उसने बस वो उसी क्रिया को दोहराया, तो उस क्रिया को दोहराने से उसके जो है उसमें जो है फिक्सेशन आ गया, दृढ़ीकरण जो है उसकी क्रियाओं में आ गया, उसको समझ आ गया कि जो है मुझे लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार होगी। तो अब नेक्स्ट ये है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो हमारे जो सीखने के जो नियम दिए गए हैं, जैसे इनमें से जो अंश से जो पूर्ण की ओर का जो शिक्षण सिद्धांत है, मतलब सीखने के जो सिद्धांत बताए गए हैं उनमें से अंश से पूर्ण की ओर जो सिद्धांत जा रहा है वो थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबद्धता रखता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो अंश से पूर्ण का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये जो सिद्धांत है वो आंशिक क्रिया के नियम से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है, अभी मैं आपको क्वेश्चन में भी इसको बताऊंगी। फिर एक चीज़ ये है कि जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सिद्धांत थॉर्नडाइक का लेके जाता है उसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं, तो वो है आत्मीकरण का नियम। थॉर्नडाइक ने जो गौण नियम बताए थे उनमें आत्मीकरण का नियम बताया था। वो जो आत्मीकरण का नियम है वो है इसका ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाला जो शिक्षण सिद्धांत है वो इसमें पूरा होता है। फिर नेक्स्ट जो है मैंने आपके लिए 8 जो है क्वेश्चन बनाए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। वो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ अभी। अब एक बात और है कि जो ये आत्मीकरण का जो नियम है इसे सादृश्यता का नियम भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है कि ये नियम जो है जो पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ज्ञान आगे के ज्ञान में सहायक सिद्ध होता है। जैसे साइकिल चलाने वाला उदाहरण मैंने आपको बताया था कि साइकिल चलाना सीख लिया तो बच्चा स्कूटी चलाना सीख जाएगा, फिर स्कूटर चलाना सीख जाएगा और ऐसे ही मोटरसाइकिल चलाना सीख जाएगा। तो जो पूर्व का ज्ञान है वो आगे के ज्ञान में सहायक सिद्ध हो रहा है। तो ऐसा ही जो है इसमें सादृश्यता के नियम में भी होता है और आत्मीकरण में भी यही बात हो रही है कि जो प्राप्त पुराना जो ज्ञान है वो नवीन ज्ञान में सहायक सिद्ध हो रहा है। उसको पुराने ज्ञान के आधार पे नवीन ज्ञान को आत्मसात यहाँ पर किया जा रहा है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जो है
अब बात आती है इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चंस बनाए हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन पे ध्यान दो। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अधिगम अंतरण क्या पूछ रहा है यहाँ पे? अधिगम अंतरण का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो इसमें है समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अंदाज लगाओ कि जो है अधिगम अंतरण क्या होता है, मतलब अधिगम का स्थानांतरण, वो सकारात्मक स्थानांतरण। तो जैसे यहाँ पे जो है समानता का सिद्धांत तो आ ही नहीं सकता, औपचारिक नियमों का सिद्धांत भी यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आएगा? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अधिगम में उपयोग व अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। मतलब उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उपयोग और अनुपयोग के नियम को आप बताइए किस। ये क्वेश्चन पहले रीट के एग्ज़ाम में भी आया था, पर इसको क्या है कि बोनस मार्क्स मिले थे। अरे बोनस मार्क्स मिले थे, लेकिन इसका सही आंसर पता नहीं आरपीएससी ने इसको क्यों नहीं माना। वैसे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं प्रभाव का नियम, तो आप इसमें उपयोग अनुपयोग में प्रभाव का नियम आएगा क्या? नहीं आएगा ना। प्रबलन का नियम वो भी नहीं आएगा। तो श्रम का जो नियम है, यानी श्रम यानी अभ्यास, और अभ्यास का जो नियम है वो क्या कहता है? उपयोग और अनुपयोग, ये दो चीज़ें वो प्रयोग अपन ने पढ़ा था पहले, जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है वो अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। और ये जो अभ्यास है वो जो है हमारे अधिगम को सुदृढ़ करने में उपयोगी होता है। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो है श्रम का नियम। फिर नेक्स्ट जो है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की हुई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ध्यान देना है, एक बच्चा जो है अतीत में वैसी ही परिस्थितियों में कोई अनुक्रिया की थी उसने, जो अभी समान परिस्थितियाँ उसके सामने अभी भी उपस्थित है, तो उनमें वो अनुक्रिया कर रहा है। तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें ऑप्शन आ रहा है साहचर्य का नियम, सादृश्यता का नियम, प्रभाव का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। तो आप अंदाज लगाइए कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है? सादृश्यता और साहचर्य दोनों में आपको जो है अंदाज लगाना है कि सादृश्य का होगा या साहचर्य का होगा, क्योंकि और तो हो ही नहीं सकते इसमें, इन दोनों में से ही। क्यों? तो अब आपको मैंने जो है वीडियो में बताया था कि जो सादृश्यता का नियम है वो तो क्या है कि पूर्व ज्ञान अपने अभी वर्तमान ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है, वहाँ सादृश्यता का नियम लागू होता है। और जहाँ पे समान परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था गणित का और फिजिक्स का, भाई जैसे गणित में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स में भी सहायक है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो उन दोनों में को रिलेशन स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अतीत का यानी समान परिस्थितियों पे ध्यान देना है। आप परिस्थितियाँ कैसी है? समान परिस्थितियाँ, मतलब मैथ में भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स में भी मैथ के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो परिस्थितियाँ समान हो गई ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? जो है साहचर्य का नियम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। यह कथन थॉर्नडाइक के किस कथन से संबंधित है? तो बताइए कौन से नियम से संबंधित है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या बहुक्रिया का नियम? किससे संबंधित है बताइए? अब देखो, प्रभाव का नियम हो नहीं सकता, तत्परता का नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो है कि बच्चा तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बात तो आ ही नहीं रही है। अब बार बार दोहराना, क्रिया को बार बार जो है वो दोहराया जा रहा है। तो जहाँ पे बार बार क्रिया को दोहराया जाता है वहाँ पे कौन सा नियम आ जाता है? अभ्यास का नियम।
ठीक है, अभ्यास का नियम। और अभ्यास का नियम जो क्या कहता है कि अगर क्रिया को बार बार दोहराया जाएगा तो जो है वो संबंध हमारा उससे दृढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका अभ्यास का नियम। फिर नेक्स्ट है बहु प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के किस प्रमुख नियम से संबंधित है? बताइए आप, बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है वो थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंध रखता है? इसमें भी आ जाएगा आपका जो है अभ्यास का नियम, क्योंकि अभ्यास में ही जो है बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। ठीक है, अभ्यास के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती है। अभ्यास के द्वारा ही किसी जो है किसी विषय वस्तु को कंठस्थ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पहले भी अभी बात आई थी थोड़ी देर पहले ही कि जो है अंश से पूर्ण की ओर जो शिक्षण सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबद्धता रखता है? तो बताइए अब आंसर कौन सा आएगा इसमें? आ गया ना आंसर, आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अधिगम के सोपानों में शामिल नहीं है। तो कौन सा सोपान शामिल नहीं है? आपने अच्छी तरह पढ़े हैं, मैंने बताए थे आपको अभी अधिगम के 6 सोपान जो है मैंने आपको बताए थे, उनमें से कौन सा सोपान है जो इसमें नहीं आ रहा है? तो डेफिनेट सी बात है कि हमने कौन सा सोपान नहीं पढ़ा था इसमें, संप्रत्यय ये वाला जो सोपान है वो हमने नहीं पढ़ा था। तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए गौण नियमों में शामिल नहीं है। कौन सा नियम शामिल नहीं है गौण नियमों में? बताइए हम। आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, अभ्यास का नियम या बहु प्रतिक्रिया का नियम? तो जो प्रमुख नियम थे वो कौन कौन से थे? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और जो है प्रभाव का नियम। तो इनमें से कौन सा नहीं आ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए गौण नियमों में शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, नहीं है। ठीक है, नहीं तो नहीं, कौन सा नहीं है? गौण नियमों में शामिल कौन सा नहीं है? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? अभ्यास का नियम। तो इस प्रकार जो है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उससे संबंधित मैंने आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो भी बता दिए हैं, और इसमें से संबंधित जो मुख्य शब्दावली है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो अब किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए। आप वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा।